नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो काफ़ी मिले जुले हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री की जर्मनी के चांसलर के साथ एक हाई लेवल मीटिंग है, तो दूसरी तरफ ईरान से आ रही बहुत ही गंभीर खबरें हैं। और साथ में इसरो का नया लॉन्च भी है, खेल भी है, एंटरटेनमेंट भी। ये सब अलग अलग लग सकता है, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे इनके बीच के धागों को जोड़ने की और ये देखेंगे कि ये भारत और दुनिया के बारे में क्या बड़ी तस्वीर दिखा रहे हैं। बिल्कुल, चलिए इसे गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ी कूटनीतिक खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इनकी गांधीनगर में एक प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई है। हाँ, मैंने भी ये पढ़ा। इसमें रक्षा, व्यापार, टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी, मतलब कई बड़े समझौतों पे सहमति बनी। हाँ। लेकिन एक चीज जो सामने आई वो है जर्मनी ने भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा मुक्त पारगमन सुविधा की घोषणा की है। और ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, देखिए, यहाँ दिलचस्प बात ये नहीं है कि जर्मनी और भारत करीब आ रहे हैं, ये तो कुछ समय से हो ही रहा है। असली बात ये है कि प्रधानमंत्री मोदी का ये कहना कि भारत और जर्मनी के बीच घनिष्ठ संबंध पूरी मानवता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये एक बहुत गहरा रणनीतिक महत्व दिखाता है। मतलब ये सिर्फ एक रूटीन मीटिंग नहीं थी। बिल्कुल नहीं, ये वैश्विक चुनौतियों पर मिलकर काम करने का एक साफ संकेत है। ये सिर्फ द्विपक्षीय नहीं है, ये ग्लोबल है। और सिर्फ जर्मनी ही क्यों, अमेरिका के साथ भी रिश्तों में एक नई गर्मजोशी दिख रही है। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर का बयान है कि दोनों देश व्यापार वार्ता को अंतिम रूप देने के लिए काम कर रहे हैं और उनके लिए भारत से अधिक महत्वपूर्ण कोई साझेदार नहीं है। अब अगर हम इन दोनों बातों को एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर साफ हो जाती है। दुनिया की दो बड़ी आर्थिक शक्तियां, एक तरफ जर्मनी जो यूरोपीय संघ को लीड करता है और दूसरी तरफ अमेरिका, दोनों भारत के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत कर रहे हैं। सही बात है। ये बदलती हुई ग्लोबल व्यवस्था में भारत की जो भूमिका बढ़ रही है उसको साफ दिखाता है। और जैसा हमारे स्रोतों में भी है, भारत अब सिर्फ साझेदारी ले नहीं रहा, वो नेतृत्व भी कर रहा है। अच्छा। हाँ, ये खबर भी है कि भारत ने विकासशील देशों को नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने में मदद करने के लिए वैश्विक सहयोग का आह्वान किया है। ये लीडरशिप वाली बात है। ठीक है, तो ये तो हुई दुनिया की बात, लेकिन देश के अंदर भविष्य के लिए क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के समापन सत्र को संबोधित किया। हाँ, राष्ट्रीय युवा दिवस के दिन। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति प्रगतिशील विचारों के साथ राष्ट्र निर्माण के प्रयासों का नेतृत्व कर रही है। मुझे ये प्रगतिशील विचार शब्द थोड़ा दिलचस्प लगा। इस पर जोर देने का क्या मतलब है? ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, ये देश की जो विशाल युवा आबादी है उसकी क्षमता का इस्तेमाल करने की एक बड़ी सोच का हिस्सा है। और प्रगतिशील विचारों पर जोर देना भविष्य की दिशा दिखाता है। मतलब ये कि ये सिर्फ डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात नहीं है, ये उस युवा शक्ति को एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी ड्रिवन दिशा देने की बात है। और भविष्य के निर्माण का एक ठोस उदाहरण वो तो हमें विज्ञान में ही देखने को मिला। इसरो आज श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOSN-1 अन्वेषा और उसके साथ 15 और उपग्रहों को लॉन्च करेगा। एक और बड़ा लॉन्च। हाँ, तो ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट सुनने में थोड़ा जटिल लगता है। अन्वेषा असल में करेगा क्या? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो अन्वेषा आसमान से जमीन पर एक बहुत पैनी नजर रखने जैसा है। अच्छा। मतलब हमारे शहर कैसे बढ़ रहे हैं, जंगल घट तो नहीं रहे, या बाढ़ जैसी आपदा में कहाँ और कितनी मदद भेजनी है, ये सारी सटीक जानकारी अब हमें अन्वेषा से मिलेगी। वाह। तो ये एक तरह से गवर्नेंस और प्लानिंग के लिए एक बहुत शक्तिशाली टूल है। और इसी से जुड़ा एक और मुद्दा है सिस्टम बनाने का। हाँ बिल्कुल, भविष्य का निर्माण सिर्फ युवाओं और टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है, ये सही व्यवस्था बनाने के बारे में भी है। और केंद्र सरकार ने जो राष्ट्रीय खेल संचालन नियम 2026 अधिसूचित किए हैं, हाँ, उसका उद्देश्य यही है, निष्पक्षता और समावेशिता के लिए नए मानक बनाना। मतलब हर क्षेत्र में एक मजबूत नींव बनाने की कोशिश हो रही है। एकदम सही। चलिए अब दुनिया की कुछ और सुर्खियों पर नजर डालते हैं और ये खबरें थोड़ी मानवीय कहानियों से जुड़ी हैं। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन 16वें दिन भी जारी हैं। और मृतकों की संख्या, हाँ, वो बढ़कर 538 हो गई है। ये एक बहुत ही गंभीर स्थिति है। इन आंकड़ों का महत्व समझना बहुत जरूरी है।
ये कोई छोटा मोटा विरोध नहीं है, ये एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है जिसमें बहुत भारी मानवीय क्षति हुई है। और इसी बीच एक नया मोड़ भी आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत के संकेत दिए हैं। हाँ, और ये इस मामले को और भी जटिल बना देता है। कैसे? एक तरफ बातचीत का रास्ता खुलना एक उम्मीद है, लेकिन दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी इसे कैसे देखेंगे। हमारे स्रोत सिर्फ इन तथ्यों को रिपोर्ट कर रहे हैं, किसी का पक्ष लिए बिना, लेकिन ये जरूर है कि इस एक बयान ने पूरे समीकरण को बदल दिया है। और एक और परेशान करने वाली खबर हमारे पड़ोस से है। बांग्लादेश के जाने माने गायक और अवामी लीग के नेता प्रलय चांदकी, उनका हिरासत में निधन हो गया है। और उनके परिवार ने लापरवाही का आरोप लगाया है। हाँ, जो न्याय और जवाबदेही पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। जब कोई व्यक्ति स्टेट की कस्टडी में मरता है तो ये हमेशा सिस्टम पर सवाल खड़े करता है। तो एक तरफ इतनी भारी और गंभीर खबरें, और यहां से बात पूरी तरह से बदल जाती है। चलिए मनोरंजन की दुनिया की ओर। गोल्डन ग्लोब्स। हाँ, गोल्डन ग्लोब में लियोनार्डो डिकैप्रियो की फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर ने 5 पुरस्कार जीते, जबकि सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म का पुरस्कार हैमनेट को मिला। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा तो एक एनिमेटेड फिल्म की हो रही है। बिल्कुल, एनिमेटेड के-पॉप फिल्म डेमन हंटर्स, उसे 2 पुरस्कार मिले। और ये इन गंभीर समाचारों के बीच एक अलग ही कहानी पेश करता है। सही कहा। ये रचनात्मकता और ग्लोबल कल्चरल एक्सचेंज की कहानी है। अच्छा, अंत में कुछ और छोटे अपडेट्स देख लेते हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अत्यधिक घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। हाँ, और ये हमें जमीन से जोड़े रखती है। हम कितनी भी बड़ी कूटनीति की बात कर लें, अंत में मौसम जैसी बुनियादी चीजें हमारी जिंदगी पर सीधा असर डालती हैं। बिल्कुल। और खेल प्रेमियों के लिए नवी मुंबई में विमेंस प्रीमियर लीग क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और यूपी वॉरियर्स के बीच मुकाबला चल रहा है। महिला क्रिकेट की लोकप्रियता का एक और सबूत। तो अगर इन सबको एक साथ रखें, इन सभी स्रोतों को, तो क्या मतलब निकलता है? एक ऐसा दिन है जिसमें उच्च स्तरीय कूटनीति है, भविष्य पर फोकस्ड राष्ट्रीय पहल है, गंभीर वैश्विक संघर्ष है और सांस्कृतिक उत्सव भी है। सब कुछ एक साथ हो रहा है। बहुत ही विचारणीय प्रश्न हमारे सामने छोड़ जाती है। हमारे जो स्रोत हैं वो एक विरोधाभासी दुनिया दिखा रहे हैं। एक तरफ रणनीतिक साझेदारियां बन रही हैं, तो दूसरी तरफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। एक तरफ अंतरिक्ष में उपग्रह भेजे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ जमीन पर लोग घने कोहरे का सामना कर रहे हैं। सही बात है। तो सोचने वाली बात यह है कि जब हमारे पास एक ही समय में कूटनीति से लेकर खेल और मानवाधिकार तक इतनी सारी जानकारी आ रही हो, तो हम ये कैसे तय करें कि वास्तव में हमारे भविष्य को क्या आकार दे रहा है? कौन सी खबर है हमें? हाँ, कौन सी खबर महज शोर है और किसमें भविष्य का असली संकेत छिपा है? क्या वो कहानी उन बड़ी बड़ी मीटिंग्स में है, या ईरान की सड़कों पर, या फिर शायद एक के-पॉप फिल्म के अवार्ड जीतने में जो चुपचाप हमारी दुनिया को बदल रही?